मैं डॉक्टर हिस्मत हबीब आपको आज की इस क्लास में खैर मकदम करता हूँ। चूंकि आप सभी लोगों को पता होगा, हम BANC 131 को पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा अंडरस्टैंडिंग एंथ्रोपोलॉजी, जो कि हमारा ब्लॉक फर्स्ट है, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। पिछले क्लास के बारे में थोड़ा सा मैं बात करने की कोशिश करूंगा। हमने थोड़ी बहुत बात की थी डेफिनेशन की कि एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है, उसके स्कोप की, हमने एंथ्रोपोलॉजी कहां कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में हमने बात की थी। और आज हम यूनिट सेकंड, जो कि उसके ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो हमने बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी को एक ऐसे सब्जेक्ट के तौर पे जानने की कोशिश की जहां पे हम इंसानों को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि हम इंसान को उसके पूर्वजों के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं, हम इंसान को उसके एक फिजिकल बीइंग के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने देखा हम इंसान को उसके बोलने की तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने देखा कि हम एक इंसान के अतीत को पढ़ने की भी कोशिश करते हैं। तो इस हिसाब से हमने एंथ्रोपोलॉजी को 4 मेजर ब्रांचेस में पढ़ने की कोशिश की, जिसमें हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से पहला डोमेन रखा, दूसरा सोशल एंथ्रोपोलॉजी या कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से दूसरा डोमेन रखा, और तीसरा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी रखते हैं, जहां पे हम इंसान के अतीत के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। और चौथा, जिसको हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, वहां पे हम इंसानों के कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, बोल चाल के बारे में बात करते हैं, ये इंसान कैसे बात करते हैं, वो सब चीजें, या इंसान कैसे लिखते हैं, लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में पढ़ने की कोशिश की। आज हम उन्हीं सब्जेक्ट्स को, उन्हीं डोमेन्स को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और अगर समय ने साथ दिया तो हम इस सब्जेक्ट को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हम कैसे मैच कर सकते हैं, कैसे हम एक कंपैरेटिव स्टडी क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम इसको और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ अटैचमेंट देखने की कोशिश कर सकते हैं कि ये सोशियोलॉजी के साथ कैसे अटैच्ड है, ये हिस्ट्री के साथ कैसे अटैच्ड है, ये जोलॉजी के साथ कैसे अटैच्ड है, केमिस्ट्री के साथ कैसे अटैच्ड है, जो भी बाकी सब्जेक्ट्स हमारे अराउंड में है वो सब पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज का जो हमारा डोमेन है वो है फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी कि ये जो इंसान है, हमारे मन में ये एक सवाल उठा कि यार हमें ये बता दीजिए कि इंसान वेरिएशंस क्यों दिखा रहा है। ये इंसान, अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो वहां पे अलग किस्म के लोग क्यों दिखते हैं, अगर आप चाइना में जाओगे तो अलग किस्म के लोग क्यों दिखते हैं। हाँ, हम सभी लोग होमो सेपियंस सेपियंस है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलती हैं, वो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, वो चेंजेस देखने को मिलती हैं। वो सब चीजें, वो सब चेंजेस हमने इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट, इस एंथ्रोपोलॉजी या इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, या जिसको हम जिस्मानी या हयाती या क्या कहते हैं, एक फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, ये जो बशरियात का एक ऐसा नमूना है जो इस इंसान के दौरे हकीकत के बारे में बात करता है। इसकी तारीख के बारे में जब हम बात करें, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वजूद में कैसे आया, अगर हम इन एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाने, एंथ्रोपोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, आपस में ये बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, एक दूसरे से वाबस्तगी रखते हैं। कैसे? जैसे अगर हम देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का वजूद ही इस हिसाब से हुआ कि यार हम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं, हमारा एक किस्म का कल्चर क्यों है, दूसरे लोगों का दूसरे किस्म का कल्चर क्यों है, या हमारे पास एक किस्म की फिजिकल अपीयरेंस क्यों है, दूसरे लोगों के पास क्यों दूसरे किस्म की फिजिकल अपीयरेंस है। तो ये चीज को समझने के लिए एक ऐसा डोमेन उठा, एक ऐसा सब्जेक्ट उठा जिसको एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना गया। लेकिन साथ में ही जब हम इस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की हकीकत को जानने की कोशिश करें, उसके उस अतीत के बारे में जानने की कोशिश करें, वहां पे अगर आप बात करोगे, अगर हम इसको और पीछे लेके जाएं, अगर
अगर हम चौथी सदी में या 5वीं सदी के बारे में बात करें तो हमारे पास था हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स ने बात की थी उन दिनों में कि यार ये इंसान, या सॉरी, हिपोक्रेट्स से भी पहले हमारे पास हेरोडोटस था जो कि 484 से लेके 425 बीसी के अराउंड में था। उन दिनों भी उसने ये बोला था कि इजिप्शियन के जो लोग हैं और जो पर्शियन के जो लोग हैं, इन दोनों के स्कल्स के बारे में उसने बात की थी उन दिनों में। जब हम बात करते चौथी सदी में, चौथी ईस्वी सदी में जब हम बात करते हैं तो उन दिनों भी उसने बोला था कि हमारे पास जो इजिप्शियन लोग हैं, जो हमारे पास ग्रीक लोग हैं, या हमारे पास जो पर्शिया के लोग हैं, जो पर्शियन लोग हैं, इन दोनों के स्कल्स में डिफरेंस देखने को मिलती है। उसने अपने हिसाब से वो चीज डिफरेंशिएट करने की कोशिश की कि किस हिसाब से उनका स्कल, उनका सिर का जो हिस्सा है वो अलग दिखता है और इन लोगों का जो फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द स्कल है वो अलग दिखती है। तो उस हिसाब से, उस डोमेन से ही अगर हम देखेंगे, वहां से ही थोड़ा बहुत ऐसा स्टार्ट हुआ कि फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे इंसान के बाहरी हकीकत के बारे में जब हम जानने की कोशिश करते, तब से ही ये उठा। उसके बाद हिपोक्रेट्स आए, उसके बाद हमारे पास एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल ने बात की थी कि ये जो इंसान है ये एक सोशल एनिमल है। जब ये इस्तेमाल टर्म होती है सोशल एनिमल, हम दो चीजों के बारे में बात करते हैं। एक, ये सोशल है, दैट मींस इसके पास सोसाइटी का कोई वाबस्ता है, बट एट द सेम टाइम ये एक एनिमल भी है। ये एक प्राइमेट्स के साथ वाबस्तगी रखता है, ये एक जानवरों के साथ हम जानवरों को इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हम जानवर टर्म, एनिमल टर्म इस्तेमाल करते हैं। ये भी, हम भी तो एनिमल्स में आते हैं, हम भी एनिमल किंगडम में ही आते हैं, लेकिन हमारे पास सोसाइटी है, हमारे पास कल्चर है, और ये दोनों चीजें जब आपस में मिलती हैं तब इस इंसान का एहसास पैदा होता है, तब इस इंसानियत का एहसास पैदा होता है। तब जाके हम बाकी जो हमारे प्राइमेट्स हैं, बाकी जो हमारे पास चिंपैंजीज हैं, ओरेंगटन्स हैं, बाकी जो या गोरिल्लाज हैं, उनसे हम अलग थलग निकलते हैं। अगर हम ऑस्टियोलॉजी के हिसाब से देखें, अगर हम जेनेटिक मेकअप से देखें, तो ऑलमोस्ट 95 से 97% हमारी ऑस्टियोलॉजी उनके साथ मिलती है। हमारे जो बोन्स का स्ट्रक्चर है वो उनसे के साथ मिलता है। हमारे जो जेनेटिक मेकअप है वो 98.3% हमारे चिंपैंजी से के साथ मिलते हैं। तो इससे वाबस्ता ये पता चलता है, इससे ये हमें एक ऐसी खोज सामने आती है जहां पे हम समझाने की कोशिश करते हैं कि यार ये जो इंसान है, जब इस इंसान को हम एनिमल से बाहर निकाल के इसके साथ में कल्चर और इसके साथ में सोसाइटी और इसके साथ में बोलने की वो क्षमता ऐड करें, तब जाके ये एक ऐसा एनिमल बनता है जो बाकी एनिमल्स से ज्यादा बढ़कर बन जाता है, जिसको हम अशरफुल मखलूकात के नाम से भी जानते हैं। तो ये अशरफुल मखलूकात क्यों अशरफुल मखलूकात हैं? बिकॉज इसके पास वो चीजें एडिशन में दी गई है, जैसे इसके पास बोलने का तरीका है, हम ऐसे स्पीच कर सकते हैं, मेरे आइडियाज आप तक पहुंच रहे हैं, या हमारे आइडियाज एक दूसरे तक पहुंच रहे हैं। ये सारी चीजें हम एक दूसरे से दूसरे तक किस हिसाब से पहुंचा रहे हैं? जब मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल्स है, जब मेरे पास बोलने का बोलने की क्षमता है, तो इसी तरीके से हमारे पास कल्चर है। ये वो रूल्स है, ये वो सेट ऑफ रूल्स है जो कि हमें जिंदगी गुजारने के तरीके कार समझाते हैं। वो रिचुअल्स हैं, वो बिलीफ्स हैं, वो सारी चीजें हमें ऐड होती गई। इसी तरीके से एरिस्टोटल के बाद फिर एडवर्ड टायसन आए, उसके बाद ब्लूमेनबाख आए, उसके बाद कार्लस लिंस आए, जिसने फिर हमें क्लासिफाई किया, एनिमल किंगडम को क्लासिफाई किया, जिसने इन एनिमल्स को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश की आहिस्ता आहिस्ता। इसी हिसाब से हमारे पास ये ब्लूमेनबाख आए, जिसने ह्यूमंस को और डिटेल के साथ क्लासिफाई करने की कोशिश की। फिर रेशियल क्लासिफिकेशंस देखने को मिली, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस रेशियल क्लासिफिकेशन को इतनी क्लासिफिकेशन में चेंज किया गया, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास नए डोमेन सामने आए। हमारे पास जेनेटिक्स देखने को मिलता है, हमारे पास फिर फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी देखने को मिला, हमारे पास ह्यूमन इकोलॉजी देखने को मिला। तो अगर हम इसके अतीत की बात करें, इसके डेवलपमेंट की बात करें, या हिस्ट्री की बात करें इस इन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के, ये स्टार्ट हुआ था कहां से? जब हेरोडोटस ने ही ह्यूमन सिकल्स को ये क्रिएट किया था। लेकिन जब हम इसको और डिटेल से पढ़ने की कोशिश करें, तब जाके ये एंथ्रोपोलॉजी, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हमारे पास 18 से लेके 19th सेंचुरी में ये और ज्यादा डेवलप्ड हुआ, बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट के नाम से सामने आया। जब हमारे पास एक वो कंपैरेटिव स्टडीज होने लगे, एक दूसरे को हम दूसरे के साथ कंपेयर करने लगे, जब डीएनए टेक्नोलॉजी सामने आई, जब जेनेटिकल टेक्नोलॉजी सामने आई, जब हमने मॉलिक्यूलर लेवल पर इंसानों को पढ़ने की कोशिश की, जब हमने और डिटेल के साथ इस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को समझने की कोशिश की, तब जाके ये एक फुल फ्लेजेड डोमेन बना एंथ्रोपोलॉजी का। और इसीलिए हम इसको
बायोलॉजिकल, जो कि हमारे बायोलॉजिकल बीइंग का एक हिस्सा है, या फिजिकल, जो इसकी अपीयरेंस के नाम से ही हमने एक अलग हिस्सा रखा है एंथ्रोपोलॉजी में, जहां पे हम इंसान के इवोल्यूशन को समझते हैं, जहां पे हम इंसान के ऑस्टियोलॉजी को समझते हैं। तो हमारे पास नीचे कुछ छोटे मोटे हिस्से दिए गए हैं जो कि सब डोमेन्स आते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में, और इस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं पेलियो एंथ्रोपोलॉजी। पेलियो एंथ्रोपोलॉजी नाम दो से बना है, पेलियो एंशिएंट पास्ट, पुराना अतीत, उसके बारे में, और एंथ्रोपोलॉजी मींस इंसानों का इल्म। दैट मींस जब हम इस इंसान के अतीत के बारे में लेकिन फिजिकल हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं, बायोलॉजिकल बीइंग के हिसाब से देखने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके हम एक उस सब डोमेन में आते हैं जिसको हम पेलियो एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो इस पेलियो एंथ्रोपोलॉजी में असल में हम इवोल्यूशन को पढ़ते हैं। इस पेलियो एंथ्रोपोलॉजी में असल में हम उन फॉसिल्स को पढ़ते हैं, वो जो हमारे पास पूर्वज रहे हैं, हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेसीज रहे हैं, हमारे पास ओरोरियंस रहे हैं, चैडेंसिस रहे, ठीक है ना, हमारे पास रोडेंथेंसिस रहे हैं, हमारे पास फ्लोरेंसिस रहे हैं, हमारे पास इरेक्टस रहे हैं, हमारे पास नीदरलैंड्स रहे, हमारे पास हैबिलस रहे। बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स हमारे सामने देखने को मिलते हैं, और उनके कल्चर के बारे में, उनके जेनेटिक डोमेन के बारे में, उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको पेलियो एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। और इसी चीज से हमें उस सवाल का जवाब उठता है जो कि वहां पे सवाल उठा था जो हमने कल बात की थी कि इंसान आया कहां से, ये इंसान वजूद में कैसे आया। उस चीज को जवाब देते हुए हमारे पास पेलियो एंथ्रोपोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है, जहां पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, वो जो पूर्वज हमारे हैं वो किस हिसाब से अपने बिहेवियर को दर्शा रहे थे, वो खाते पीते क्या थे, वो अपने मकान कैसे बनाते थे, वो अपनी जो प्रजाति है वो कैसे आगे चला रहे थे, या वो अपने आप को किस हिसाब से अडाप्ट कर रहे थे, अपने हिसाब से अपने आप को किस हिसाब से उन क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो अपियर हो रहे थे। वो सारी चीजें हम पेलियो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, और इसी पेलियो एंथ्रोपोलॉजी को हम और डिटेल के साथ जब हम इसी डोमेन को इवोल्यूशन में अलग एक हिस्से में, जो कि हमारा दूसरा है BANC 132, उसमें हम और डिटेल के साथ विद इवोल्यूशन, वो जो सारे इवोल्यूशन की प्रक्रिया है, वो जो सारी एक जो तहकीक हमारे पास हुई है, उस चीज को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा आता है हमारा पेलियो प्राइमेटोलॉजी। पेलियो फिर से अतीत, पुराना, जदीद, ठीक है ना, पुराना, सॉरी पूर्वज हमारे, और प्राइमेटोलॉजी, यहां पे हम प्राइमेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये वो साइंस है जो प्राइमेट्स के बारे में बात कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे उन सब, जैसे पेलियोपिथिक्स, प्रोपेलियोपिथिक्स, ये ऐसे कुछ फॉसिल्स हैं जो कि प्राइमेट्स तो थे लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान है हमारी इवोल्यूशन में। जैसे हमारे पास मंकीज है, हमारे पास ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है, न्यू वर्ल्ड मंकीज है, हमारे पास चिंपैंजीज है, हमारे पास ओरोरियंस है, हमारे पास चार्डेंसिस है, या हमारे पास जो गोरिल्लास हैं जो आजकल के प्राइमेट्स देखने को मिलते हैं, या श्रूज है, ट्री श्रूज है वगैरह, या हमारे पास लिमूर्स है, लॉरसाइट्स है। ये बहुत सारे ऐसे प्राइमेट्स हैं जो कि आजकल देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज प्राइमेट्स भी कुछ ऐसे थे जिनका डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे इवोल्यूशन में। जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रोपेलियोपिथिक्स की बात करते, इजिप्टोपिथिक्स की बात करें, इजिप्टोपिथिक्स की बात करते, ये जो हमारे पूर्वज थे, ये जो प्रोकॉन्सल्स थे, फॉर एग्जांपल प्रोकॉन्सल्स थे, ये जो हमारे पुराने प्राइमेट्स थे, इनका क्या योगदान था हमारे इस प्रक्रिया में, इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में, उनको हम जब पढ़ते हैं या एक कंपैरेटिव स्टडी कर रहे, वो जो पुराने प्राइमेट्स थे, आजकल के प्राइमेट्स का इनका क्या योगदान है, वो जो पुराने प्राइमेट्स थे, आजकल के इंसानों के साथ इनका कितना कोई योगदान है, कितना कम्युनिकेशन है, कितना कनेक्शन है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं, वो हम पढ़ते हैं हमारे इस पेलियो प्राइमेटोलॉजी में। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी एक अलग सेपरेट ब्रांच है, एक अलग थलग सब्जेक्ट है जो कि मेडिकल साइंसेज में भी पढ़ा जाता है, जहां पे हम बोन्स को पढ़ते हैं, हमारे हड्डियों को पढ़ते हैं। हमने बस इतना समझना है कि 206 बोन्स इंसान में होते हैं, लेकिन जब इसको हम और डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन सी बोन से हम इंसान को पहचान सकते हैं, कौन सी बोन में क्या डिफरेंसेस हुई है। अगर फॉर एग्जांपल हम कंपैरेटिव स्टडी में होमो इरेक्टस को देखें तो उसका जो स्टेचर था वो खड़ा था, बिकॉज उसका जो बैकबोन था वो किस तरीके से बैंड हुआ था, क्या एस शेप्ड बनी थी, किस हिसाब से वो सामने था, वो हम ऑस्टियोलॉजी में पढ़ते हैं। हाँ, इसका बहुत बड़ा
बड़ा योगदान इसमें भी है, जब हमारे पास कोई भी फॉसिल का कोई भी हिस्सा सामने आता है। देखो ऐसा तो कभी नहीं होता है कि पूरा का पूरा फॉसिल ही हमारे पास हो, पूरे इंसान की हड्डियां ही सामने पास हो। हाँ, ऐसे जो जदीद के किस्म के जो फॉसिल्स हैं वो तो देखने को मिलते हैं, जो लेटेस्ट में खत्म हो चुके हैं। लेकिन जो जब हम मिलियंस की बात करते हैं, जब हम मिलियन ईयर्स की बात करते हैं, तो उस टाइम वो पूरा फॉसिल नहीं रह पाता है। उस टाइम कभी कभार आप देखोगे एक एक दांत का बोन भी मिल सकता है, या हमारे पास एक पेल्विक बोन मिल सकती है, हमारे पास एक थोरैसिक बोन मिल सकती है, हमारे पास या फीमर मिल सकती है, हमारे पास कभी कभार ये फिंगर डिजिट्स भी मिलते हैं। तो ये सब चीजों को फिर इस तरीके से एनालाइज किया जाता है इस ऑस्टियोलॉजी की हेल्प से, जहां पे हम बता सकते हैं एक नॉर्मल दांत से भी मैं बता सकता हूं कि क्या ये हर्बिवोर था, क्या ये इंसेक्टिवोर था, क्या ये ओमनिवोर था, या कौन सी किस्म का डेंटेशन इसके पास था, या एनवायरमेंट किस हिसाब का था, इसका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो कैसा था। ये सारी चीजें हम बता सकते थे बहुत ही डिटेल के साथ। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन जेनेटिक्स। ह्यूमन जेनेटिक्स, जैसे कि मैंने कल भी बोला था थोड़ा सा, ह्यूमन जेनेटिक्स एक अलग से भी एक डोमेन है। ये एक जेनेटिक्स अलग एक सब्जेक्ट है, जहां पे हम जीन्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम क्या कहते हैं, हम डीएनए को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम और डिटेल के साथ डीएनए एनालिसिस कर सकते हैं। वो तो नॉर्मल जेनेटिक्स हुआ। लेकिन जब यही जेनेटिक्स हम इंसानों के बारे में बात करते हैं, जब यही जेनेटिक्स में हम इंसानों के डीएनए के बारे में बात करते हैं, जब इसी जेनेटिक्स में हम इंसानों के जीन्स के बारे में बात करते हैं, इनहेरिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यार वो अपने पापा जैसा दिख रहा है, वो अपनी मम्मा जैसा दिख रहा है, क्यों, क्या वजह है कि वो पापा जैसा दिख रहा है, क्या वजह है कि उसके कुछ कैरेक्टर्स उसके मम्मा के साथ मिल रहे हैं। ये सारी चीजें बेसिकली हमारी हेरिडिटी के अंडर आती है। किस हिसाब से वो जेनेटिक मेकअप फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन शिफ्ट होता है, किस हिसाब से वो कैरेक्टर्स आगे आगे चलते जा रहे हैं, या किस हिसाब से अगर पूर्वज में कभी कभार कोई बीमारी देखने को मिलती है, उसमें वो प्रॉब्लम थी, उसमें वो डिजीज थी, अब जाके अचानक से उसमें देखने को मिलता है। ये कहां था आज तक, ये वाली जो बीमारी थी ये कहां छुपी हुई थी, किस हिसाब से ये जीन्स डोमिनेंट रहते हैं, किस हिसाब से ये जीन्स रिसेसिव रहते हैं, किस हिसाब से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से होकर दूसरी जनरेशन से होकर तीसरी जनरेशन तक शिफ्ट होते हैं। ये सारी चीजें हम ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। और जब हम ह्यूमन जेनेटिक्स की बात करते हैं, जहां पे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स की बात करते हैं, जहां पे हम क्रोमोसोमल एब्रेशंस की बात करते हैं, जहां पे हम डीएनए एनालिसिस की बात करते हैं, ये सारी चीजें हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक ही इंसान के बारे में बात करते हैं। अगर मैं हूं तो मेरे बारे में बात हो रही है कि इसका हेरिडिटी कैसे आगे जाएगा, इसका जीन जेनेटिक मेकअप कैसा है, जेनेटिक मेकअप कैसा है, इसका जो डीएनए है वो कैसा है, इसके क्रोमोसोम्स कैसे हैं, कौन से क्रोमोसोम्स ज्यादा है, या कौन से क्रोमोसोम्स में कभी ना कभी कुछ ऐसा हो सकता है। सो इसी तरीके से एक और आता है जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का बेसिकली योगदान होता है जब हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें। जैसे मैं बात करता हूं, हम रहते हैं कश्मीर में, तो कश्मीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही कम ब्लू कलर्ड आइज देखने को मिलती है, जहां पे जो आंखों का कलर होता है वो ब्लू कलर का होता है। अगर इसी हिसाब से मैं एग्जांपल दे रहा हूं, हम जाएंगे फॉर एग्जांपल गल्फ कंट्रीज में, या हम जाएंगे फॉर एग्जांपल यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहां पे आप देखोगे वहां पे जो आंखों का कलर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर हम इसी चीज को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करें तो इस पॉपुलेशन में कौन सा जीन ज्यादा देखने को मिलता है, कौन से जीन के जो ट्रेड्स है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, कौन से एलील्स ज्यादा है। जैसे मैंने बात की थी कि हमारे पास जो बाल यहाँ पे होते हैं वो काले कलर के ज्यादा होते हैं। जब आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे, जब आप ऑस्ट्रेलिया जाओगे, यूएस जाओगे, या उन एरियाज में जाओगे, वहां पे आप देखोगे कि उनके बालों का कलर येलो कलर का या रेडिश कलर का होता है, बिकॉज उनके वो जो जीन्स है वो ज्यादा मेकअप में वहां पे अवेलेबल है। उन एलील्स में उनका जो फ्लो है, उस जेनेटिक मेकअप का जेनेटिक पूल जो वहां पे देखने को मिलता है, वहां पे वो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, वो सब चीजें हमें इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद आता है हमारे पास मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी, और ये मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी हमें दर्शाने की कोशिश करता है कि किस हिसाब से हमारे पास जो डीएनए होता है, जो डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हम न्यूक्लियोसाइड्स की बात करते हैं, हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, हम क्रिक एंड वाटसन की बात करते हैं। ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उससे हम कैसी चीजें को पढ़ सकते हैं, हमको कैसे हम वो जीन्स को कैसे डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम डीएनए को पढ़ने की कोशिश करते हैं, या इंसानों को मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटम लेवल तक पे जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम मॉलिक्यूलर एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन वेरिएशन।
ह्यूमन वेरिएशन में हम बेसिकली बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसानों में वेरिएशंस, ये इंसानों में डाइवर्सिफिकेशन कहां से देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे रह रहे सारे के सारे होमोसेपियंस हैं, अगर हम यहाँ पे वजह वजह क्या है ऐसी कि हम यहाँ पे रह के एक किस्म का फिजिकल अपीयरेंस बना रहे हैं, दूसरे लोग वहां पे राजस्थान में बैठ के अलग किस्म का फिजिकल अपीयरेंस बना रहे हैं, ये वजह क्या है? ये हम चीज बता सकते हैं बिकॉज इसका जो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, जो इन्वायरमेंट इस पे कुछ योगदान दे रहा है, जो इन्वायरमेंट का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस है, जो इन्वायरमेंट का इसके जेनेटिक्स के ऊपर जो वो अपने आप को और फंक्शनलाइज कर रहा है, वो सब चीजों को जब हम पढ़ते हैं तब जाके हम ह्यूमन वेरिएशन को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसी ह्यूमन वेरिएशन को पेलियो एंथ्रोपोलॉजी के साथ अटैच करें तब जाके हमें ये भी पता चलता है कि जब हम इरेक्टस के पास थे तो इरेक्टस के बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज थे, या इरेक्टस जो हमारा था वो अलग अलग जगहों पे वो गया, उसने अपनी जो माइग्रेशन स्टार्ट की थी अफ्रीका से, वो फिर यूरेशिया में भी आया, यूरोपियन कंट्रीज में भी गया, एशियन कंट्रीज में भी गया, तो वहां पे उसके अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलते थे। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में एक अलग देखने को मिलता था, यूरोपियन में उसका ही अलग देखने को मिलता था, लेकिन दोनों थे होमो इरेक्टस। तो जिसकी वजह से वहां पे जो चाइना में उसका जो स्पीशीज था, जो बाय था, वो अपने हिसाब से अपने उस एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट होता गया, और इसी हिसाब से जब कोई यूरोपियन कंट्रीज में गया, कोई ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज में गया, ऑस्ट्रेलियन एरियाज में गया, वहां पे उस पे आप देख सकते हो कि उसने अपने आप को उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट किया, या जो अफ्रीकन स्पीशीज थे उसने अपने आप को उसी हिसाब से अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से आजकल हमारे फिजिकल बीइंग्स में डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं, हमारे जो वेरिएशंस में देखने को मिलती है। अब के बाद आता है, उसके बाद हमारे पास आता है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमें सिंपल से ये समझाने की कोशिश करता है ये जो इंसान है इसकी ग्रोथ कैसे होती है, इसकी डेवलपमेंट कैसे होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट होते तो दो अलग अलग चीजें हैं। ग्रोथ मींस अगर आप किसी चीज में इंक्रीज देख रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूं मेरी बॉडी ग्रो हो रही है, बढ़ रही है, या मैं ग्रो हो रहा हूं, मैं लंबा हो रहा हूं, चौड़ा हो रहा हूं, इट्स ग्रोथ। लेकिन जब हम इसी साथ में डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोल रहे हैं कि अगर इसकी कैपेसिटी, इसकी जो फंक्शनलिटी वो इंक्रीज हो गई। अगर मैं फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा था तो मेरे हाथ थे लेकिन ग्रो भी हुए, लेकिन साथ साथ में ही मेरे पास इतनी क्षमता आई कि मैं चीजों को और जोर से पकड़ने की क्षमता रखता हूं। तो ग्रोथ की वजह से डेवलपमेंट भी हुई। तो जहां पे डेवलपमेंट हुई तो दैट मींस फंक्शनलिटी इंक्रीज हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रो नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द जेनेटिक वेरिएशन, या जेनेटिक कुछ इंस्टेबिलिटी आती है, जीन्स प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज नहीं होते या प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे, दे आर नॉट एबल टू ग्रो, वो बढ़ नहीं पाते। लेकिन एट द सेम टाइम वो फर्टाइल बीन्स होते हैं, उनके पास डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर होता है, वो बात अच्छे से कर सकते हैं, वो सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। अगर मैं एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे छोड़ दूं, आप लोगों ने कोई मिल गया मूवी देखी होगी। कोई मिल गया में अगर आप देखोगे जो ऋतिक रोशन हमारे पास था, उसकी ग्रोथ हुई थी, उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से एक वेल बिल्ड इंसान की हुई थी, लेकिन ही वाज नॉट मेंटली डेवलप्ड। उसका जो मेंटल कैपेसिटी था वो डेवलप नहीं हो पा रहा था, इवन कि वो बाल को ज्यादा और खींच भी नहीं पाता था। जब उसके पास उतनी क्षमता नहीं थी, हम बता सकते थे कि उसके पास प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो चुकी है। अब जाके अगर उसके पास वो आदमी, वो जो हमारे पास उसका जो वो एलियन आता है, ठीक है ना, वो एलियन जब उसके पास आता है उसकी वजह से उसके पास कुछ चेंजेस होती है और उसके पास डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। उसके बाद ही इज एबल टू सी विदाउट द स्पेक्स, ही इज हैविंग दोस मस्कुलर बॉडीज, ही इज हैविंग टू थिंक लाइक एन आई कैन से एन एज्ड मैन। वो प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड माइंड के हिसाब से सोचने की क्षमता रखता है, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। ये हम और डिटेल के साथ अपने जब समय पे इसका टाइम आएगा, जब हमारे पास ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पोर्शन आएगा, तब हम इसको और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ये भी पढ़ सकते हैं हम कि इंसान की जो ग्रोथ हो रही है वो किस हिसाब से रुक सकती है, क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक रही है। क्या जीन्स कुछ इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, क्या एनवायरमेंट कुछ इन्फ्लुएंस डाल रहा है, या क्या उस बिहेवियर, जिस बिहेवियर में वो रह रहा है, या वो कल्चरल कंस्ट्रक्ट जिसमें वो रह चुका है, उसकी वजह से कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो सब चीजें भी हम पढ़ सकते हैं। हाँ, जब ये बच्चा प्रीनेटल स्टेज में होता है, अभी ये बच्चा इस दुनिया में
में आया ही नहीं है, तो कैसे इसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो कैसे इसकी ग्रोथ हो रही है। इस हिसाब से जब वो बच्चा दुनिया में आया तो उसके बाद इसकी कितने स्टेजेस हो रहे हैं डेवलपमेंट के। जब ये चाइल्डहुड में आता है, उसके बाद प्री एडोलेसेंस में आता है, या फिर वो एडोलेसेंस में आता है, फिर वो सेनेसेंस तक पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है एंथ्रोपोलॉजी में, और इस ह्यूमन इकोलॉजी को आप देखोगे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी इसका बहुत योगदान है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में भी इसका बहुत योगदान है। बिकॉज ये जो इंसान है इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसके एनवायरनमेंट के साथ, और जब भी एक कनेक्शन एक बायोटिक और एबायोटिक कम्युनिकेशन बन जाती है इस इंसान का एनवायरनमेंट के साथ और एनवायरनमेंट का इंसान के साथ, जो ये कनेक्शन बन रहा है, इसके साथ साथ इसके कल्चर में भी डिफरेंसेस देखने को मिलती है, इसके फिजिकल अपीयरेंस में देखने को भी मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल एलेन्स रूल आपने पढ़ा होगा, बर्गमन्स रूल हम आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, तो वहां पे आप देखोगे बर्गमन्स रूल में आप देखोगे किस हिसाब से एक इंसान जब कोल्ड क्लाइमेट्स में होता है तो वो कैसे चेंज होता है, जब वो हॉट क्लाइमेट्स में चला जाता है तो वहां पे क्या होता है। इसी तरीके से एलेन्स रूल में किस हिसाब से बॉडी शेप्स चेंज होती है, एपेंडेज कैसे चेंज होती है। ये सारी चीजें हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है जब भी हम इंसान के फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं, या कभी कभार मैंने कल समझाया था आपको नेचर डिबेट के नाम से जो मैंने टर्म इस्तेमाल की थी, वहां पे हमने देखा था कि जो कल्चर इंसान का है इसमें भी एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम बात करें ट्राइबल्स की, ट्राइबल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल कंडीशंस। उनका उसी हिसाब से लाइवलीहुड पैटर्न भी होगा, या तो वो एग्रीगेरियन काइंड ऑफ लाइवलीहुड्स होंगे, या तो वो फॉरेस्ट बेस्ड होगा, या तो वो जूम कल्टीवेशन काइंड ऑफ होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि जो एनवायरनमेंट हमारे कल्चर पे योगदान दे रहा है, वो साथ साथ में हमारे फिजिकल अपीयरेंस में भी उसका बहुत बड़ा योगदान है, और ये सारी चीजें हम ह्यूमन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद जो कि लेटेस्ट मैंने बोला था, हमारे पास आया है फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी, और फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में ये एक ऐसा लेटेस्ट ब्रांच है जहां पे हम डीएनए को और डिटेल के साथ, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, या डीएनए एनालिसिस करते हैं, या वीएनटीआरस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या म्यूटेशंस को पढ़ने की बात करते हैं, पॉइंट म्यूटेशंस की बात करने को इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीजें हम फॉरेंसिक लैब्स में, फॉरेंसिक साइंस बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे हम डिटेल से ये सब चीजों को देख सकते हैं, और ये फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एक ब्रांच बना जहां पे हम यही इल्म, एक अप्लाइड फाउंडेशन है एंथ्रोपोलॉजी की या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की, जहां पे हम इंसानों की जो इल्म हमने ऑलरेडी सीखा है कि हमारे एक इंसान के पास उसका जैसे उसके हाथों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, हर एक इंसान के हाथों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं, इसी हिसाब से एक इंसान के पास उसका जो डीएनए मेकअप है, उसके पास जो जेनेटिक मेकअप है, वो भी डिफरेंट होता है। तो इसी हिसाब से जब हमारे पास ये ऑलरेडी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, ये नॉलेज पहुंच चुकी है कि किस हिसाब से कहां पे हम पढ़ सकते हैं और इसको हम अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमारे पास कोई क्राइम हुआ है कहीं पे, किसी का एक छोटा सा भी चीज है जहां से हम डीएनए निकाल सकते हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किसके साथ रिलेट करता है। या कभी कभार बच्चों के मामले में आप देखोगे पैरेंटल टेंशन हो जाती है, पैरेंटल केयर के मामले में कोई बोल रहा है ये मेरा बेटा है, कोई बोल रहा है नहीं ये मेरा बेटा है, तो जिसकी वजह से ये इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं। वहां पे फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज हम डीएनए एनालिसिस के, डीएनए चीज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा किसके साथ ज्यादा मैच होता है। उसके बाद आता है एक और जिसको हम बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्री, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी है, लेकिन ये भी एक सबसे बड़ा डोमेन है फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। एंथ्रोपोमेट्री, एंथ्रो बेसिकली मींस इंसान और मेट्री मींस मेजरमेंट। जब हम इंसानों को मेजर करते हैं और उस हिसाब से, उस बुनियाद पे फिर हम चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूं, इस सोफा पे बैठा हूं, तो यहाँ पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आई कि यार ये चेयर ज्यादा कंफर्टेबल है इस इंसान के लिए। अगर मैं इस सिस्टम पे देख रहा हूं, इस कंप्यूटर पे देख रहा हूं, तो ये कैसी चीज हो सकती है कि इसका हाथ कहां तक पहुंच सकता है, इसका माउस कैसे ये चला सकता है, इस एर्गोनॉमिक डिजाइनिंग को, इस सारी चीजों में हमारे पास एंथ्रोपोमेट्री का बहुत बड़ा योगदान है, जहां पे इंसान की मेजरमेंट्स लेके फिर हम अप्लाई करते हैं वो नॉलेज हमारे, और डिजाइनिंग के मामले में हमारे पास स्किन एंथ्रोपोमेट्री आती है। तो बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स वो हम इंशाल्लाह रहमान आगे जाके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी में हम इंसानों की पॉपुलेशंस के बारे में पढ़ते हैं, या इंसानों के इस व्यवहार के बारे में पढ़ते हैं जो कि अलग अलग डेमोग्राफिक कंडीशंस में वो रहते हैं, या डेमोग्राफिक प्रोफाइल जब हम क्रिएट करते हैं, जहां पे हम इंसानों को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब पहुंचते हैं हम आगे जाके हमारे दूसरे, जिसको हम बोलते हैं सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जो कि हमारा दूसरा डोमेन है जब भी हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं।
यहां तक हम बात कर रहे थे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। हमने देखा कि कुछ ऐसे भी सब थीम्स हैं जहां पे हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम सोशियो कल्चरल की बात करते हैं, यहां पे भी एक ऐसा ही वजूद था। यहां पे भी इसकी भी हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, इसके भी अतीत की जब हम बात करते हैं या तारीख की बात करते हैं, उसमें भी हम यही देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यार क्या वजह ऐसी है कि इंसानों के कल्चर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे असल में वो चीज हमें याद रखनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी। हम सोसाइटी, समाजी इक्तिदाम के बारे में बात करते हैं, हम कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, हम वो एक ऐसे फरिश्त की बात करते हैं जहां पे हम इंसानों के उस बिहेवियर की बात करते हैं कि वो किस हिसाब से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका क्या समाजी इक़दाम है, उनके समाजी वो उसूल क्या है जिससे वो जिंदगी गुजार रहे हैं, उसके बारे में हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में बात करते हैं। देखिए हमारे पास एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम सोशियोलॉजी के नाम से जानते हैं, जहां पे हम इंसानों के बारे में या उनकी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन जब हम एंथ्रोपोलॉजी और सोसाइटी को एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी को आपस में देखते हैं, हमारा एक दूसरा तरीकेकार है इस चीज को समझने का। जब हम आपस आगे जाके देखेंगे कि क्या कनेक्शंस हैं एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी की, क्या कनेक्शंस हैं एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री की, वहां पे जाके आपके पास एक ऐसी डिफरेंशिएटिव टर्म्स क्रिएट हो जाएगी। क्या वजह है कि हम थोड़ा बहुत डिफरेंट है सोशियोलॉजी से। तो हिस्ट्री की जब बात करते हैं, जब तारीख की बात करते हैं इस सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, ये भी हमारे पास हेरोडोटस से ही स्टार्ट हुआ था। जैसे कि हम बता सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कश्मीर में बैठा हूँ या इंडिया में बैठा हूँ, हमारा एक तरीके कार है। देखिए आप सबको पता है कि हिंदुस्तान एक डाइवर्सिफाइड एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग किस्म की कल्चर्स देखने को मिलते हैं, एक रिचुअल्स देखने को मिलते हैं, बिलीफ्स देखने को मिलते हैं। तो जिससे हम एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा स्टेट या छोटा सा अगर हम एक मुल्क की भी बात करें, तो एक मुल्क में भी हमारे पास इतने किस्म के डाइवर्सिफाइड कल्चर्स देखने को मिलती है। अगर हम इसी चीज को और आगे देख के जाए, वर्ल्ड लेवल पे देखें, वर्ल्ड व्यू के हिसाब से देखें, तो तब आप हमें बता दीजिए कि कितना डिटेल के साथ हमें ये पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए कि वहां पे इस कल्चर में क्या योगदान है और क्या कल्चर यहाँ पे योगदान है। वहां पे किस हिसाब से इस चीज को हम पढ़ते हैं, यहाँ पे इस हिसाब से किस चीज को पढ़ते हैं। तो जब हम एक क्या कहते हैं अतीत की बात करें इस सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, इसका भी सवाल यही था, इसका भी वजूद यही था कि हमें बता दीजिए कि यहाँ पे इंसान इस हिसाब से अपने ड्रेसिंग पैटर्न कर रहा है, इस हिसाब से वो खाना पीना खा रहा है, इस हिसाब से वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे उसका कल्चर डिफरेंट है, उसकी जगह पे उसकी सोसाइटी डिफरेंट है। एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे जाएंगे। कल्चर और सोसाइटी दोनों ऐसी चीजें हैं जो आपस में अलग अलग तो है, लेकिन आपस में इस हिसाब से जुड़ी हुई है कि अगर हम कल्चर को निकाल के बस सोसाइटी को रखें तो सोसाइटी काम में नहीं आएगी। इसी हिसाब से अगर हम सोसाइटी रखें लेकिन कल्चर को ना रखें तो ये काम करने वाली चीज नहीं है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम सोशियो कल्चरल इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सोसाइटी और कल्चर आपस में इस तरीके से वाबस्तगी रखते हैं। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक झुंड है लोगों का, एक ग्रुप है लोगों का जो कि एक जगह पे रह चुके हैं, लेकिन उनके पास कल्चर नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि वो एक सोसाइटी या एक समाजी इक्तिदाम दिखा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखने की बात है कि हमेशा सोसाइटी और कल्चर आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इनका जो योगदान है वो आपस में कनेक्टेड रहता है, वो आपस में क्या कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही इंटरडिपेंडेंट है। तब तक हमारे पास कोई वजूद में सोसाइटी नहीं आएगी जब तक कि उसके पास एक सोसाइटी ना हो या इसके पास एक कल्चर ना हो, और उसी हिसाब से कोई भी कल्चर हमारे पास वजूद में नहीं आ सकता जब तक कि उसके पास एक सोसाइटी ना हो। ये बिल्कुल ऐसी ही बात है जब हमारे पास एक लैपटॉप होता है या एक कंप्यूटर होता है जिसमें जो सॉफ्टवेयर होता है वो हम कल्चर को मान के चलते हैं, और जो बाहरी इसका जो सिस्टम है, जो इसका जो डिस्प्ले है, जो इसका सीपीयू है, वो इसके सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो दोनों चीजें आपस में वाबस्तगी है। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर तो है लेकिन उसके लिए कोई ऐसा सीपीयू नहीं है, उसके लिए कोई कंप्यूटर नहीं है, तो वो काम करने वाली चीज ही नहीं है। इसी तरीके से अगर हमारे सामने कंप्यूटर है लेकिन उस पे पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ऑब्वियसली ये सब कंप्यूटर भी काम करने वाली चीज नहीं है। तो ये दोनों एक दूसरे से ही है। तब जाके सोसाइटी होगी जब कल्चर होगा, जब कल्चर होगा तब जाके ही हमारे पास सोसाइटी होगी।
तो जब हम इसके अतीत की बात करते हैं, ये भी हमें लेके चलता है हेरोडोटस की तरफ, जब उसने बोला था कि हमें कितनी इंपॉर्टेंस दी, उसने बेसिकली समझाई या हमें बहुत इंपॉर्टेंस इस बात को दी कि हमने लोगों को पढ़ना चाहिए, हमारे लोगों के क्या बोलते हैं कस्टम्स को पढ़ना चाहिए, जो ये कंपैरेटिव एनालिसिस करनी चाहिए। और यही कंपैरेटिव एनालिसिस हेरोडोटस ने उस टाइम बोला था, तीसरी चौथी सदी में, जब उसने बोला था कि हमें ये एक ऐसे हिसाब से, उसने ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया कि हमें पढ़ना चाहिए कि वो लोग क्या है, ये लोग क्या है। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें ये जानने को मिलता है कि इसने यूरोपियन कल्चर को एक ताह पे रखा और बाकी लोगों को नीचे रखा, वो एक अलग हिस्सा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन उसने उस टाइम भी एनालिसिस करने की हमें ये वो क्या बोले बात छेड़ी थी कि हमें चाहिए कि हम इस कल्चर को और डिटेल के साथ पढ़े, हमें ये सब कल्चर्स को पढ़ने की कोशिश चाहिए, हमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस करनी चाहिए लोगों के कस्टम्स की, लोगों के रिचुअल्स की, लोगों के तहजीब और तमादुन के बारे में बात करनी चाहिए। ये सारी चीजें उसने हमें उस दिन समझाई थी। और जब उसने ये समझाई थी उस दिन तीसरी चौथी सदी में, तो तब जाके हम बता सकते हैं कि ये भी एक सेंट्रल डोगमा है। अगर हम आज एंथ्रोपोलॉजी पढ़ रहे हैं, आजकल के एंथ्रोपोलॉजी का भी यही एक सेंट्रल थीम है, सेंट्रल डोगमा है, जहां पे हम इंसानों को कंपैरेटिव एनालिसिस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, उनके कल्चर्स को अलग हिसाब से पढ़ने की कोशिश करें, डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करें। ये एक सेंट्रल डोगमा है आजकल के भी एंथ्रोपोलॉजी का। तो इसका अतीत उसके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है जब हम हेरोडोटस की बात करते हैं। उसके बाद फिर और इसीलिए कभी कभार ना हेरोडोटस को मोस्ट ऑफ द पीपल उसको ना फादर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते, क्योंकि उसने वहां से ही हमें बताया था कि एंथ्रोपोलॉजी को इंसानों को हमें पढ़ना चाहिए, इंसान की जो कि आजकल के एंथ्रोपोलॉजी का सेंट्रल डोगमा है, उसको हमने पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद फिर हमारे पास एरिस्टोटल आए, जो कि पहले इंसान ऐसे रहे जिन्होंने एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम से इस्तेमाल किया कि हमें पढ़ना चाहिए, इंसानों को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में ये और बढ़ता गया और डिटेल के साथ हम लोगों को पढ़ने की कोशिश की। फिर हमारे पास मेलिनोस्की आया। मेलिनोस्की ने एक हम ऐसा बता सकते हैं कि काया पलट दी एंथ्रोपोलॉजी की, उस वजूद की काया पलट दी, बिकॉज उसने कुछ ऐसे टर्म्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया। जैसे उसने हमें बोला कि हमें किसी एक सोसाइटी को पढ़ने के लिए, जैसे उसने खुद ट्रोबलेंट आइलैंडर्स के ऊपर बात की थी। उसने बोला कि जब भी हम किसी सोसाइटी में जा रहे हैं, किसी कल्चर को पढ़ रहे हैं, हमें एक नेटिव लैंग्वेज में पढ़नी चाहिए। अगर मैं कश्मीर में जा रहा हूं तो मुझे कश्मीरी में बात करनी आनी चाहिए, ताकि मैं चीजों को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करूं और डिटेल के समझने के साथ कोशिश करूं। इस हिसाब से फिर हमारे पास, या उसने वेलेनस्की ने फिर आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनलिज्म के बारे में बात की। कुछ लोगों ने, टेलर ने हमारे पास इवोल्यूशनिज्म की बात की। जैसे हम फिजिकल इवोल्यूशन की बात करते थे कि हम पहले क्या बोलते हैं, लूका से, लॉस्ट कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर से स्टार्ट होते गए, फिर अडैप्टेशंस होती गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेप्टिल्स बने, फिर प्राइमेट्स बने, फिर आहिस्ता आहिस्ता होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, क्या बोलते हैं, निएंडरथैलेंसिस, डिनोसोवियंस, क्रो-मैग्नन्स वगैरह वगैरह वगैरह, सामने होके होमो सेपियंस सेपियंस तक पहुंचे। वो तो एक फिजिकल इवोल्यूशन बता रहा है, लेकिन सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का योगदान बहुत ऐसा था। इसने हमें ये समझाने की कोशिश की किस हिसाब से इंसान का समाजी जो कल्चरल जो इवोल्यूशन था वो कैसे हुआ। वहां पे इन्होंने बोला था कि इवोल्यूशनिज्म हुआ है कि इंसान पहले से क्या था कि इंसान एक ऐसे हिसाब से अपडेट होता है, जैसे हम सिवेजरी से होकर बार्बरिज्म तक, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम सिविलाइजेशन तक पहुंच जाते हैं। इसी हिसाब से हमारे पास इवोल्यूशनिज्म की थ्योरी सामने देखने को मिली। उसके बाद डिफ्यूजनिज्म थ्योरी देखने को मिली। फिर हमारे पास फंक्शनलिज्म थ्योरी, जो कि वेलेनस्की ने छेड़ी थी, जहां पे इसने फंक्शनलिज्म बताया कि किस हिसाब से सोसाइटी में फंक्शनिंग होती है, ये रिचुअल से, ये बिलीफ से, ये सारी चीजों के बारे में बात होती गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता फंक्शनलिज्म खत्म होता गया। फिर हमारे पास स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आए, हमारे रेडक्लिफ ब्राउन साहब आए थे, उसने बात की थी। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें आई, हमारे पास मार्गरेट मीड, रूथ बेनेडिक्ट, वो सारी चीजें, वो सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए जिन्होंने पर्सनैलिटी ऑन कल्चर या कल्चर और पर्सनैलिटी टेस्ट किया कि किस हिसाब से इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर भी कल्चर का योगदान रहता है, या इस इंसान की पर्सनैलिटी से उसके कल्चर के ऊपर क्या योगदान रहता है, या दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये भी पढ़ने को मिला। फिर हमारे पास लिंटन आए, फिर हमारे पास चाइल्ड आए, फिर हमारे पास जुलियन स्टीवर्ट आए, जिसने ह्यूमन इकोलॉजी के बारे में बात की। तो ये आहिस्ता आहिस्ता और डिटेल के साथ हम जानने की कोशिश की गए कि हम एंथ्रोपोलॉजी में सोसाइटीज को पढ़ रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, इथनोलॉजी के कांसेप्ट्स के साथ जा रहे हैं, एथनोग्राफी के कांसेप्ट्स के साथ जा रहे हैं, जहां पे हम इंसानों को डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं, या जिसको हम थिक डिस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं, जहां पे हम इंसानों को डिटेल के साथ थिक डिस्क्रिप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, एक सोसाइटी का, एक कल्चर का एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव मैनर
स्कैनर क्रिएट कर रहे हैं, एक इथनोग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे अगर मैं वो पढ़ूं तो मेरे सामने वो हर एक चीज उस सोसाइटी की आ रही है, हर एक सामान उस सोसाइटी का सामने आ रहा है जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है उस सोसाइटी के बारे में। या हम इथनोलॉजी के कंसेप्ट के साथ जा रहे हैं, अगर मैं यहाँ के लोगों को और वहाँ के लोगों को आपस में इथनोलॉजिकल कंसेप्ट के साथ रिलेट करूँ, वहाँ की इथनोग्राफी इस इथनोग्राफी के साथ कंपेरेटिव एनालाइज करूँ, तो वहाँ पे मेरे पास उसकी सिमिलरिटीज क्या है, डिसमिलरिटीज क्या है, या क्या चीज है जो फॉर एग्जांपल अगर इस चीज को हम यहाँ पे कलम बोलते हैं, पेन बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल यहाँ पे एक चीज है, बाहर जाके इसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, और उसको इसके खिलाफ उनके क्या नजरिए है, उनके क्या व्यवहार है इस चीज के बारे में, ये सारी चीजें हम और डिटेल के साथ इस सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर इसके कुछ करंट फील्ड्स आते हैं जो कि आजकल हम इसको पढ़ते हैं, जैसे जेंडर के बारे में हम बात करते हैं। जेंडर एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसा सोशियोलॉजिकल टर्म है जो पे हम इंसानों को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जेंडर स्टडीज हमारे पास एक अलग इल्म बन रहा है, सेक्सुअलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, हम लोगों के व्यवहार के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ट्रांसजेंडर्स को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आजकल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, फेमिनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, और बहुत ही डिटेल के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन स्टडीज के बारे में बात कर रहे हैं, या हम क्या बोल रहे हैं सोसाइटीज के बारे में बात कर रहे हैं, कस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं, रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, बिलीफ्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और साथ साथ में आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, क्या बिहेवियर है उनका, बिजनेस एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं, या हम मार्केट एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी पढ़ते हैं, हेल्थ सेक्टर्स में पढ़ रहे हैं, इथनोग्राफी ऑफ मेडिकल वार्ड भी कर रहे हैं, हम लोगों के बिहेवियर्स को पढ़ रहे हैं, क्या नैरेटिव्स हैं उन लोगों के, क्या वजूहात है, वो किस हिसाब से नजर गुजर रहे, किसका क्या नजरिया है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, क्या कंसेप्ट है उसके, इस कंसेप्ट के बारे में, ये सारी चीजें हम सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा, जिसको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी बेसिकली हमारा हिस्सा है, तीसरा मेजर पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जहां पे हम इंसानों के अतीत के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम क्या बोलते हैं, हम इंसानों के पूर्वजों के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके हिस्ट्री की बारे में बात करें, आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री की बात करें तो इसका और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का योगदान बहुत ज्यादा है, आपस में ये बहुत सारा कनेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी फॉसिल बूंद सामने आई, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो एक तो वो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी आता है, और साथ साथ में वो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हमें और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमारी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में। थोड़ा बहुत मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहूंगा, उतना ज्यादा डिटेल के साथ, जबकि हमारे पास फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी और सोशल एंथ्रोपोलॉजी डिटेल के साथ एक हेरोडोटस से ही आगे जाके आ गया था, लेकिन उतना हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी उतना डिटेल के साथ नहीं पढ़ा जा रहा था। लेकिन 16, 17, 18, 19 सेंचुरी में अगर आप देखोगे, हमारे पास जब ऐसी चीजें देखने को मिली, हमारे पास कुछ आर्टिफैक्ट सामने आए, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली, जैसे हमारे पास कुछ बून्स देखने को मिली, हमारे पास कुछ आर्टिफैक्ट्स देखने को मिली, जैसे फॉर एग्जांपल हरप्पन सिविलाइजेशन देखने को मिली, हमारे पास मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन देखने को मिली, तो आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने आप को एक ऐसे डोमेन में क्रिएट किया। और चूंकि आर्कियोलॉजी एक अलग डोमेन है, एक अलग सब्जेक्ट है, जहां पे हम और डिटेल के साथ लोगों के बून्स को, या जो आर्टिफैक्ट्स है, या जो फॉसिल्स है, उनको पढ़ते हैं। लेकिन जब हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, वहां पे हम ओनली एंड ओनली ह्यूमंस के साथ कंसीडर्ड है, हम इंसानों के बारे में ही बस बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डायनासोर सामने है, टी-रेक्स सामने है, तो वो बोन्स का हम अगर देखेंगे ना, वो आर्कियोलॉजिकल डोमेन में आता है, वहां पे हम ओवरऑल आर्कियोलॉजी की बात करते हैं। लेकिन जब हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे बस इंसानों के वाबस्तगी के साथ बात हो रही है कि इंसानों के साथ हम कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, इंसानों के साथ उस पूर्वज जो हमारे थे उनका क्या कल्चर था, उनके क्या आर्टिफैक्ट्स थे, वो कैसे अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, या वो कैसे अपनी लाइफ गुजार रहे थे। ये सारी चीजें हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आते हैं। जब हम नॉर्मल आर्कियोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास आर्कियोबॉटनी भी आता है, आर्कियोजोलॉजी भी आता है, हमारे पास पेड़ पौधे, फ्लोरा, फौना जो पास्ट में देखने को मिला था उसके बारे में बात होती है। लेकिन यहाँ पे हम ओनली एंड ओनली ह्यूमंस के साथ कंसिडर्ड है, ओनली एंड ओनली ह्यूमंस के साथ वाबस्ता है, जहां पे हम इंसानों के क्या बोलते हैं आसारी कदीमा के बारे में बात करते हैं। वो जो पुरानी चीजें हैं, यहाँ पे देखो ऊपर लिखा भी है आसार कदीमिया बशरियात, ये वो चीज है जो आसार कदीमिया और बशरियात को आपस में जोड़ रहा है। ये हमें एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजी को आपस में जोड़ रहा है, उसको हम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते
है। और ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कभी कभार प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारे पास हिस्ट्री के 3 हिस्से होते हैं। मैं ये पहले थोड़ा बहुत आप लोगों को कंफर्म करना चाहूँ। हिस्ट्री के 3 हिस्से होते हैं, एक जिसको हम हिस्ट्री बोलते हैं, दूसरा जिसको हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, और तीसरा जिसको हम प्री हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। हिस्ट्री जो कि नॉर्मल लिखी हुई है, हमारे पास एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है या प्री हिस्ट्री है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। इसी तरीके से हमारे पास होता है प्रोटो हिस्ट्री और होता है प्रीहिस्ट्री। प्रीहिस्ट्री वो वाला पोर्शन है जो कि हमारे पास कुछ भी लिखा नहीं है, हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन रिटन रिकॉर्ड्स में नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट उस दौरान भी ये इंसान इस दुनिया में रहा है, उस दौरान भी ये इंसान ने अपनी जिंदगी इस दुनिया में गुजारी है, लेकिन हमारे पास कुछ भी ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं है, हमारे पास कुछ भी ऐसे आसार नहीं है जिससे हम पढ़ सकते हैं कि ये जिंदगी ऐसे गुजारा था, ऐसे गुजारा था। तो दोनों के बीच में आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री प्रीहिस्ट्री के बाद आता है और हिस्ट्री से पहले आता है। ये वो वाला पोर्शन है जहां पे थोड़े बहुत रिटन रिकॉर्ड्स तो हमारे पास है, या जैसे कुछ प्लेट्स पे कुछ जानवर बने हुए हैं, कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई है, या हम बता सकते हैं कि रिटन डॉक्यूमेंट्स कुछ ऐसे हैं, लेकिन हम उनको पढ़ नहीं, we are not able to decipher those things, हम वो पढ़ नहीं पा रहे, उसको हम बेसिकली प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मौर्यन पीरियड जो हमारा यहाँ था इंडिया का, और वो जो 3500 बीसी से लेके 300 बीसी तक अगर आप देखोगे, ये वहां तक हमारे पास प्री हिस्टोरिक या सॉरी प्रोटो हिस्टोरिक मोमेंट आ जाता है, जहां पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स तो है, लेकिन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड देम, वी आर नॉट एबल टू डिसिफर देम एट ऑल। तो उसको हम प्रोटो हिस्टोरिक के नाम से जानते हैं। अब रही बात प्रीहिस्ट्री की, और प्रीहिस्ट्री में इंसान ने बहुत समय गुजारा है, बहुत अपनी लाइफ के हिस्से गुजारे हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल मिलियंस ऑफ इयर्स आर बेसिकली ऑफ द प्रीहिस्टोरिक टाइम्स, जहां पे हम क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसिस से लेके होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, नीदरथैलेंसिस, क्रो-मैग्नान्स वगैरह, वो सारी चीजें अगर आप देखोगे, वो सारी चीजें अगर जैसे हमारे पास इस प्रीहिस्ट्री को फिर हमने कल्चर्स के हिसाब से बांट लिया, इसको और डिटेल के साथ हमने बांट लिया। हमारे पास पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है ना, ये वो सारी चीजें हैं जहां पे हम लिथ का नाम लेते हैं। लिथ मींस स्टोन, तो कभी कभार इसको हम स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। और जब मोस्ट ऑफ द जो ये आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, ये इसी प्रीहिस्टोरी के अराउंड में घूम रही है, इसी प्रीहिस्ट्री के अराउंड में घूम रही है। ये वो इंफॉर्मेशन है जो हम पेश कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में। हमारे पास आर्टिफैक्ट्स हैं, हमारे पास वो कल्चर्स हम पढ़ पा रहे हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस कर पा रहे हैं, तब जाके हम इस हिस्ट्री के पोर्शन को इजाफा कर सकते हैं प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी से। इसीलिए कभी कभार इस एंथ्रोपोलॉजी या आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को वी कॉल देम एज, और प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी भी हम इसको कभी कभार कहते हैं। क्योंकि बहुत सारे इसके भी अलग अलग डोमेन्स बन चुके हैं। हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ ऐसे डोमेन्स हैं जो कि आर्कियोलॉजी में देखने को मिलते हैं। हमारे पास एक है जिसको हम पेलियो एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये मैंने पहले भी बोला था जब हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे थे, हमने वहां पे बात की थी पेलियो एंथ्रोपोलॉजी की। पेलियो मींस पास्ट, एंशिएंट, और एंथ्रोपोलॉजी मींस साइंस ऑफ ह्यूमंस। तो जब आप इस चीज के बारे में बात करें, आप इवोल्यूशन की बात करें, फॉसिल्स की बात करें, कल्चर्स की बात करें, तो सेम यहाँ पे भी जब हमारे पास किसी आर्टिफैक्ट के बारे में बात हो रही है, किसी फॉसिल के बारे में बात हो रही है, उस फॉसिल का कल्चर क्या था, उस फॉसिल का व्यवहार क्या था, उस फॉसिल के वजूद क्या थे, हमारे पास कौन से फॉसिल्स हम निकाल सकते हैं, या हम कैसे वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम वो कैसे एक्सकेवेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमारी आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में आते हैं। उसके बाद आता है दूसरा जिसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी। ये बेसिकली हमें वो इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा है कि जो हम पुराने जमाने की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स की। ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स के समय पे कैसा एनवायरनमेंट था, वो अपने उस एनवायरनमेंट में कैसे अडॉप्ट होता था, वो अपने लाइवलीहुड्स कैसे गुजारता था, क्या वो अपने मकान बनाता था, क्या वो अपने खाने पीने का इंतजाम कैसे करता था, क्या कैसे क्लाइमेट्स थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम नीदरलैंड्स की बात करते हैं, नीदरलैंड्स को हमने देखा कि वो आइस एजेस में यहाँ पे अवेलेबल था। तो ये आइस एजेस कैसे हो पाई, आइस एजेस कितने समय तक रही, कौन कौन सी आइस एजेस थी, जैसे गुन्स, मिंडल, रिस, बुरुम, ये 4 आइस एजेस हैं, वो कैसे गुजरी, कौन से समय पे कौन सा फॉसिल यहाँ पे अवेलेबल था। ये सारी चीजें हम एनवायरमेंटल आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा एथनो आर्कियोलॉजी। एथनो, ये टर्म एथनोग्राफी से निकला है, तो एथनो मींस कल्चर के बारे में बात हो रही है और आर्कियोलॉजी के बारे में बात हो रही है। असल में एथनो आर्कियोलॉजी एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे हम आजकल के कुछ कल्चर्स को पढ़ के कंपेयर करते हैं या कंपैरेटिव एनालाइज करते हैं हमारे पूर्वजों के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आजकल के बकरवाल्स के ऊपर काम कर रहा हूं कि ये बकरवाल्स का पहले मैं एक एथनोग्राफ क्रिएट करूंगा, उनके कल्चर को पढ़ने की
कोशिश करूंगा, उनकी सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में उनको रिलेट करूंगा उन डोमेन्स में, उन साइट्स के साथ, जैसे कनिस्पुरा साइट है, जैसे हमारे पास या न्यूलिथिक साइट्स है, हमारे पास बुरजूम की साइट्स है, तो ये या गुफग्राल की साइट है, वहां से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली है और ये जो आजकल की इंफॉर्मेशन है, इन दोनों को आपस में कंपेयर करो, आपस में क्रिएट करो कि ये कैसे हो पा रहा है, हाउ इज थिंग बीइंग कंपेयर्ड, ये कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, उसको हम इथनो आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। हमारे पास फिर आता है न्यू आर्कियोलॉजी। न्यू आर्कियोलॉजी या जिसको हम प्रोस्क्यूरल आर्कियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली बात करने की कोशिश करते हैं कि वो जो उस टाइम समय था, वो जो उस टाइम हमारे जो उस टाइम जो लोग थे, वो कैसे आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर पा रहे थे, वो कैसे अपने इस एनवायरनमेंट में अपने आप को गुजार पा रहे थे, वो कैसे अपने आप को तैयार कर पा रहे थे, ये सब चीजें कौन सी चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे, कैसा समा था, वो कैसा बिहेवियर था, कैसा एनवायरनमेंट था, कैसी चीजें थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आजकल मुझे ये आर्टिफैक्ट कैसे बना पा रहा था, मैं ये सीखता हूँ कि वो प्रिकर्शन टेक्निक इस्तेमाल करता था, वो ब्लॉक ऑन ब्लॉक टेक्निक इस्तेमाल करता था, ये ऐसे कंसेप्ट्स क्रिएट करते हैं न्यू आर्कियोलॉजी कि हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक तो बस हम नॉर्मल से आर्टिफैक्ट्स निकाल रहे हैं, नहीं, इसको हम और आगे लेके जा रहे हैं, वहां पे हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि और डिटेल के साथ हम पढ़ें कि किस हिसाब से वो ये आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर रहे थे, या वो फॉसिलाइज्ड कैसे हुए, वो फॉसिल कैसे हुए, आइस एज में वो कैसे जिंदगी गुजार रहे थे, ये सारी चीजें हम न्यू आर्कियोलॉजी में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है सेटलमेंट आर्कियोलॉजी, जहां पे हम इंसानों के सेटलमेंट्स के बारे में बात करते हैं, यहाँ पूरे एरियाज के बारे में बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास नीदरलैंड्स थे, वो गुफाओं में रहते थे, गारों में रहते थे, या हमारे पास क्रो-मैग्नॉन्स छोटे से हट्स बनाते थे जो स्किन से बनते थे, हाइड्स से बनते थे, वो कैसे बनाते थे, उनका सेटलमेंट कैसा था, किस हिसाब से वो अपनी जमीन गुजार रहे थे। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में आप देख रहे हो किस हिसाब से वो अपने आप को एक हायर लेवल पे अलग लोग रहते थे, जहां पे ग्रेट बाथ हुआ करता था, ग्रीनरीज रहती थी, ये सारी चीजें, या लोअर एरियाज में जो अलग लोग रहते थे, जो नॉर्मल मार्केट्स लगते थे, वो इस एरिया में लगते थे, ये सारी चीजें हम सेटलमेंट आर्कियोलॉजी इस चीज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा टॉपिक है, जो हमारा चौथा एक हिस्सा है इसका, जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। और लिंग्विस्टिक, आप सब नाम से, लिंग्विस्टिक्स एक अलग डोमेन है, एक सब्जेक्ट अलग है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम इंसानों के बारे में बात करते हैं, इनकी कम्युनिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि किस हिसाब से इनकी कम्युनिकेशंस हो अडैप्ट हो पाई, इवोल्व हो पाई। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं नेंडरथल्स की, आजकल हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि नेंडरथल्स बात तो नहीं कर पा रहे थे, बट वो कभी कभार चिल्लाने की क्षमता रखते थे, जैसे हो ए ऐसे, तो वो गूर से बात करते थे, हूज से बात करते थे, उसको यहाँ जाओ या यहाँ आओ, ये सब चीजें इस्तेमाल करते थे, बट वो टर्म्स इस्तेमाल तो नहीं कर पाते थे, वो ये नहीं बता पाते थे, इस्तेमाल लफ्ज नहीं कर पाते थे, सेंटेंसेस नहीं बना पा रहे थे, बट वो इस्तेमाल, उनके पास क्षमता ऐसी थी कि वो ओ हे से कुछ बिहेवियर कम्युनिकेट कर रहे थे, कुछ आइडियाज कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये सारी चीजें हम असल में क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीजें, अभी आप लोगों ने बात की ममीज, जो आप लोगों ने नाम सुनी, या जब आप इजिप्शियन, जब आप पिरामिड्स की बात करते हो, तो वहां पे हमारे पास ममीज निकलती है जो कि प्रिजर्व्ड फॉर्म्स में होते हैं हमारे पास, तो उनके ऊपर कुछ कुछ चीजें बनी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मछली बनी होगी, वहां पे एक कौवा बना होगा, वहां पे कुछ लिखा होगा, तो वो सारी चीजें ये लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट बेसिकली जो होते हैं, वो इसको और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं, या वो जो उस दिन उस टाइम वो टर्म्स इस्तेमाल करते थे, लफ्ज इस्तेमाल करते थे, वो समझने की कोशिश करते थे। और हमारे पास ये लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज इंसान और लैंग्वेज आपस में बहुत ही जुड़े हुए हैं। अगर इंसान के पास लैंग्वेज ना होती तो मुझे नहीं लग रहा था हम इतने अडैप्टेड होते, इतने मॉडर्न होते, क्योंकि इस लैंग्वेज की वजह से ही, चाहे हम वो जबानी लिख रहे हैं या जबानी बोल रहे हैं, इस चीज से हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है कि हम इंफॉर्मेशन को एक आदमी से दूसरे, मतलब या एक बंदे से दूसरे बंदे तक, एक नफर से दूसरे नफर तक हम पहुंचा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज समझने के लिए हमारे पास लैंग्वेज का होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो इसीलिए इस चीज को समझने के लिए हमारे पास लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, या किस हिसाब से इस जबान का जो एडेप्टेशन हुई है, किस हिसाब से पहले ये अपने गारों में कुछ शक्लें बनाता था, और फिर उसके हिसाब से एक स्ट्रेटजीज क्रिएट किए जाते थे कि हम ऐसे मारेंगे, फिर यहाँ से आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, वो शक्ल बना के वो चीजें बनाते थे। लेकिन वहीं जब आज हम बात करेंगे तो हम चीजों को और प्रायोरिटाइज करके और
नॉलेज क्लैरिफाई करके बता सकते कि अगर हमें ये काम करना है तो मैं पहले से आपके साथ डिफरेंशिएट के साथ बात कर सकता हूँ। जैसे आप दुनिया के हर कोने में बैठे हैं और मैं यहाँ से आपकी चीजों को सिंप्लीफाई पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये हमें लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जब इसी लैंग्वेज को हम इंसान के दायरे में पढ़े, इंसानों के दायरे में पढ़े, तब जाके हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में पहुंचते हैं। तो यहां तक हम बात कर रहे थे हमारे डिफरेंट जो डोमेन्स थे, जहां पे हमने इंसानों के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात की, जहां पे हमने इंसानों के बायोलॉजी की बात की, हमने इंसानों के उस फिजिकल अपीयरेंस की बात की, वो हमने एक डोमेन रखा। दूसरा डोमेन जहां पे हमने इंसानों के कल्चर के बारे में बात करने की कोशिश की, जहां पे हमने इंसानों के सोसाइटी के बारे में बात करने की कोशिश की। उसके बाद हमने तीसरा जहां पे हमने बात करने की कोशिश की इंसानों के अतीत के बारे में, आर्कियोलॉजी जिसको हमने बोला, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करने की कोशिश की, जहां पे इंसानों ने हमने देखा कि इंसान को हम कैसे उसके पूर्वजों से पढ़ सकते हैं, कैसे हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं या एक्सकेवेट कर सकते थे जमीनों के नीचे हुए तहों से। वो हम जब इल्म पढ़ते हैं तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाना। और चौथा डोमेन जो हमने एंथ्रोपोलॉजी का पढ़ने की कोशिश की, जिसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, जहां पे हमने इंसानों के कम्युनिकेशंस के बारे में बात करी, या फॉर्मल, इनफॉर्मल, या जो रिटन, जो पुराने, जो जदीद तरीके के हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसको हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्योंकि अब जाके हमारे जो आने वाले क्लासेस है, वहां पे हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे कि इस बशरियात का, इस एंथ्रोपोलॉजी का बाकी जो फील्ड्स हमारे पास है, बाकी जो हमारे पास फील्ड्स हैं, जैसे हमारे पास क्या बोल रहे हैं, हमारे पास सोशियोलॉजी है, हमारे पास बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है, इनका क्या योगदान है इस, जैसे यहाँ पे हमारे पास हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये तो हम अगले वाले आने वाले क्लास में डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जब मैं बताता हूँ कि फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्या वाबस्ता है बाकी डिसिप्लिन्स के साथ। जैसे हम बात करेंगे हेल्थ के साथ, हेल्थ साइंसेस के साथ इस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्या योगदान है। हम बात करेंगे जेनेटिक्स के साथ इस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्या योगदान है। हम बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन के साथ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का क्या योगदान है। क्योंकि ये सारी डोमेन्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम से पढ़े जाते हैं, तो वहां पे हम इसको और डिटेल के साथ बात पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम जेनेटिक्स को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से हम इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को बाकी जो बायोलॉजिकल साइंसेस हैं उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, इनके साथ छेड़ने की बात करने की कोशिश करेंगे। न्यूट्रिशन का क्या योगदान है, किस हिसाब से ह्यूमन ग्रोथ को हम पढ़ सकते हैं। केमिकल साइंसेस या केमिस्ट्री के साथ हम बात सकते हैं, किस तरीके से हम कीमियाई इन चीजों के साथ हम मेल खा सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का उन लोगों के साथ क्या योगदान है। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूं जो कि मैं बच्चों को पढ़ाने के समय पे इस्तेमाल करता हूं। जहां पे भी हमारे पास इंसान है, वहां पे आप एंथ्रोपोलॉजी देख सकते हैं। सो इट्स वेयर देयर आर ह्यूमंस, देयर इज एंथ्रोपोलॉजी। आप कहीं पे भी इंसानों को देख रहे हैं, उनके कीमियाई हिसाब से देख रहे हैं, उनके केमिकल हिस्ट्रीज के हिसाब से देख रहे हैं, उनके न्यूट्रिशनल एनालिसिस के साथ देख रहे हो, तो जहां भी आप इंसानों के बारे में बात छेड़ रहे हो, तो वहां पे आप बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी को डाल सकते हैं और एंथ्रोपोलॉजी में ला सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप नॉर्मल तरीके से देखेंगे, हमारे इस इंसान के बहुत सारे ऐसे फेसेस हैं, ऐसे मल्टीफेसिटेड काइंड ऑफ थिंग है। ये इंसान बहुत चीजों से वाबस्तगी रखता है। हमारे कीमियाई तवज्जो अलग है, हमारे पास फिजिकल अपीयरेंस अलग है, हमारे पास न्यूट्रिशन एक अलग चीज है, हमारे पास ऑस्टियोलॉजी एक अलग चीज है, हमारे बिहेवियर का साथ अलग है, हमारी फिजियोलॉजी अलग है, साइकोलॉजी अलग है। ये सारी चीजें हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सारे किताबदान ने या बुक राइटर्स ने एंथ्रोपोलॉजी को एज ए मदर ऑफ ऑल साइंसेस के नाम से भी लिखा है, क्योंकि इस इंसान का ही इल्म ऐसा है जो हर एक चीज के बारे में जानने की कोशिश करे। जैसे इकोनॉमिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, वहां पे भी हम इंसानों के बारे में बात करते हैं, इंसान इकोनॉमिक्स कैसे पढ़ता है। पॉलिटिकल साइंस एक अलग चीज है, लेकिन हम इंसानों के पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं। केमिस्ट्री एक अलग कीमियाई चीज है, वहां पे भी हम बात कर रहे हैं कि इंसानों की केमिस्ट्री के बारे में हम कैसे बात कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल हम जूलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है, जहां पे हम इंसानों के इवोल्यूशन को भी पढ़ सकते हैं। इसी तरीके से फ्लोरा फोना के साथ हमारा क्या कनेक्शन है, ये सारी चीजें हम पढ़ने की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साइकोलॉजी के हमारे साथ क्या बात है, हिस्ट्री के साथ हमारे कैसे वाबस्तगी है, लिंग्विस्टिक के साथ हमारे कैसे वाबस्तगी है। ये सारी चीजें हम आने वाले क्लासेस में पढ़ने की कोशिश करिए। मैंने कोशिश की है कि आपके ये जो सारे क्लासेस हैं, ये जो सारे डोमेन्स हैं, हम अलग अलग हिस्सों में पढ़ने की कोशिश करें। जैसे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के कैसे इससे अलग है, हमारे पास जो क्या कहते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी के किन किन के साथ वाबस्तगी है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ किन किन के साथ वाबस्तगी है, इसी तरीके से लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के हिस्से किस किस के साथ है। ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ और आने वाले क्लासेस में पढ़ने की कोशिश करेंगे।
तो आज के क्लासेस में फिर से थोड़ा बहुत फिर से बताने की कोशिश करूंगा। हमने आज बात की थी ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी की, जो कि हमारा यूनिट 2 था, और आने वाले समय में, आने वाले टाइम में, आने वाले क्लास में हम और डिटेल के साथ कोशिश करेंगे इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की जिनके साथ हमारी वाबस्तगी है। आप सबका इस क्लास में आने का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।